हेलो गाइस। सो शायद आपको पता ही होगा आज 26 नवंबर है, विच इज आर कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आपका पहला क्वेश्चन मुझसे हो सकता है कि हमारा जब 1 दिसंबर को क्लैट है, तो क्या ये टॉपिक मुझे एग्जाम में पूछा जा सकता है? अरे भाई, 100% पूछा जा सकता है। क्लैट कंसोर्शियम ऐसी एक हरकत एक बार कर चुका है जहां पे उन्होंने एग्जाम के 2 दिन पहले का एक टॉपिक दे दिया था, उस चीज को पूछ लिया था और उससे रेलेवेंट 3-4 क्वेश्चंस डाल दिए थे। तो ये चीज आपके साथ ना हो, आप प्रिपेयर्ड रहो, उसके लिए आज हम लोग इस टॉपिक को करने वाले हैं। वैसे मैं आपको एक सेकेंडरी रीजन भी दे देता हूँ जो ज्यादा इजियर चीजें समझने के लिए। हमको तो ऑलरेडी पता था ना कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो उसमें फिर क्या जानने की बात है? तो 26 नवंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो आपको, क्योंकि उनको तो पहले से पता था। वो लॉ स्टूडेंट नहीं है, वो तो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो तो कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, मतलब हायर पोजीशंस पे हैं इन द लीगल फील्ड। उनको ये सारी चीजें पता है, अब तुमको भी पता चल जाएंगी। तो इसलिए बेसिक चीजें मैं बता देता हूं जो तुमको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हम लोग मनाते क्यों हैं, हम लोग हिस्ट्री से कवर कर लेते हैं कि क्या चीजें हुई जिससे हम लोग यहाँ तक आए। तो सबसे पहले एक चीज हुई, जब ये फाइनलाइज हो गया था कि इंडिया अब आजाद होने वाला है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी। और बाद में उसके बाद उससे पाकिस्तान नाम का एक छोटा सा देश अलग भी हो गया, जो कि काफी गरीबी में चल रहा है अभी। तो जब ये फाइनल हो गया कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होना है, तो इंडिया में एक मिशन को भेजा गया, उसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में बनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान प्लस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। पाकिस्तान प्लस इंडिया की क्यों थी? क्योंकि ये 46 में बनी थी। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन डिवीजन हुआ था 1947 में। तो आपको यहाँ पे बेसिक से दो फिगर्स समझ आ रहे होंगे क्यों ये चीज हुई। अब ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके बाद एक दिन आया जब पाकिस्तान अलग हो गया, विच इज 14 अगस्त 1947। अब इस डे पे जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई। इससे पहले एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑन 9 दिसंबर 1946। ये है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला क्वेश्चन, इस फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन बने थे? चेयरमैन का मतलब है कौन इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऐसा सीनियर पर्सन होगा जो उसको लीड करेगा, जो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस मैनेजमेंट को देखेगा। उस पर्सन को यहाँ पे चेयरमैन बोला गया है। तो यहां पे एक टेम्परेरी चेयरमैन को सेलेक्ट किया गया। इन टेम्परेरी चेयरमैन का नाम है सर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हैं टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे सेलेक्ट किया गया है इनको? बेसिक इंडिया का जो कल्चर होता है कि जो सबसे वृद्ध इंसान है उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी सारे लोग बात समझते हैं, उसकी बात को सुना जाता है। तो उनको बुलाया गया, ढूंढा गया सबसे एजेड पर्सन कौन है, उनको लाया गया सामने और बोला गया आज से आप हमको लीड करेंगे कुछ दिनों के लिए। फिर तब तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन कर लिए कि अब हमारे पास एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टेम्परेरी चेयरमैन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। परमानेंट चेयरमैन अगर पूछा जाएगा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आप मार्क करोगे आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन हो गए। थर्ड, एक और फैक्ट याद रखना, इंडिया के इकलौते प्रेसिडेंट हैं ये जो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है, यानी कि कोई भी पर्सन 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है। आपको जब ये ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको सबसे कंपेलिंग ऑप्शन लगेगा वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम, कि ये आदमी तो 2 बार जीत ही जाना चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपको बहुत ही कंपेलिंग ऑप्शन लग सकता है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम गलत ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गई। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची 1947 में, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 299। आपको इस फिगर को याद रखना है क्योंकि ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, टोटल 13 कमिटीज थी। 13 कमिटीज का मतलब होता है, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि मोदी जी की कैबिनेट है तो उसमें अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक जल शक्ति मिनिस्टर होगा, एक फॉरेन मिनिस्टर होगा, एक होम मिनिस्टर होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा। इसी तरह से इन्होंने कमिटीज को बना दिया, जिन कमिटीज में हर कमिटी की एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक डिफरेंट पर्सन लीड कर रहा है। कमिटीज में हमको मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का
चेयरमैन कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करो। इन सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें फिट बैठ रही हैं, जो भी चीजें सही बैठ रही हैं, उनको इंडिया के लिए लिख दो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखना कि इंडियन पीपल के ऊपर अच्छे तरीके से वो चीजें अप्लाई हो पाए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कमिटीज इज 13। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनको कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको इस बात को याद रखना है। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हम लोग का, उसके अंदर तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट चीज को कहते हैं पार्ट्स, सेकंड चीज को कहते हैं आर्टिकल्स, थर्ड चीज को कहते हैं शेड्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो इन्होंने लिखे वो थे 395। आपको इस फिगर को याद रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आर्टिकल्स है 395। दूसरी बात, आर्टिकल्स होते क्या है ये भी पूछ सकते हो आप। पहले आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आर्टिकल्स का मतलब है हमने पूरा एक संविधान का डॉक्यूमेंट लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट लिखा। इस डॉक्यूमेंट में हमने सारी की सारी चीजों को बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग 11 12 9 10 के एग्जाम देते हैं तो हमको एग्जाम में कुछ भी बनता है नहीं, हम पढ़ के जाते नहीं है। तो उस पॉइंट पे हमको फर्रे बना के ले जाने पड़ते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर जाके एग्जामिनेशन में बैठ के उसको इलेबोरेट कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो किया गया कि इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में सारी चीजों को लिख दिया। फॉर जैसे इन्होंने लिख दिया राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, तो इस तरह से इन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसके इंटरप्रिटेशन मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरह के टोटल जो नंबर्स लिखे, जितने पॉइंट्स लिखे गए, दैट इज 395 पॉइंट्स लिखे गए, उनको बोल दिया गया आर्टिकल। अब दूसरी चीज इन्होंने लिखा पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक साथ लिख दिया, विच मीन्स जो एक जैसे आर्टिकल्स हैं उनको एक साथ लिख देने को हम लोग कहेंगे पार्ट्स। जैसे तुमने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में, ऐसा होता है हम लोग के साथ कि हमको सोशल साइंस एक सब्जेक्ट होता है। अब उसके बाद सोशल साइंस जो होता है वो 9th क्लास में आके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। जो एक जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। सेम विद साइंस। साइंस हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें पढ़ते हैं। वही चीज होती है पार्ट्स। जो एक जैसी चीजें हैं उनको क्लब करके एक साथ लिख देना इज कॉल्ड पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स जो लिखे गए दैट इज 22 पार्ट्स। ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। प्रेजेंट डेट पे नंबर ऑफ पार्ट्स चेंज हो चुका है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे चेंज हुए हैं मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाते हैं उसके लिए। तीसरी चीज आ जाती है हम लोग के लिए शेड्यूल्स। शेड्यूल्स जो ओरिजिनली लिखे गए दैट वाज 8, लेकिन अभी का फिगर चेंज हो चुका है। तो अब ये सारी चीजें लिख दी गई फाइनली 26 नवंबर 1949 तक। यानी कि स्टार्ट कब किया हम लोग ने लिखना? 9 दिसंबर 1946 को। इस डेट से लेके इस डेट तक हम लोग ने इतनी सारी चीजों को लिख लिया, हमने कंपाइल कर लिया। हमारे जितने भी मेंबर्स थे 299 मेंबर्स, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हम इस चीज पर साइन कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ। इस डॉक्यूमेंट के साथ सेटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने बोला कि ये अब हमारा संविधान होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आया कि इसको हमको इंप्लीमेंट करना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है उसको हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन में एक पर्सन आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिनको कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने बोला नहीं, इस दिन पे हम इसको एनफोर्स नहीं करेंगे। ये जो दिन होगा ये होगा अडॉप्शन का दिन। अडॉप्शन का मतलब होता है कि आज हमने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट होने वाला है, प्लस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं हमने उनको एनफोर्स कर दिया, बाकी चीजों को हमने होल्ड कर लिया। तो इनके दिल के एक बहुत ही करीब दिन था जिसको कहा जाता है 26 जनवरी 1930, क्योंकि यहां पे डिसाइड किया गया था कि इंडिया को पूर्ण स्वराज मिलेगा। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी ऑन दिस डे। बट ब्रिटिशर्स ने नहीं लेने दी पूर्ण स्वराज, उन्होंने आजादी नहीं लेने दी इस दिन पे। तो नेहरू जी के दिल के करीब रह गई ये तारीख, तो उन्होंने बोला हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करेंगे ऑन 26 जनवरी 1950 को। यानी कि अगले साल 26 जनवरी जब आएगा तो हम उसको इस दिन पे एनफोर्स करेंगे, क्योंकि उनके करीब, दिल के करीब ये वाली तारीख थी, ये वाला दिन था। तो आपको इस बात को भी याद रखना है क्योंकि ये बात भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तारीख पे जितनी चीजों को अडॉप्ट किया गया, जितनी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया, वो ये सारी चीजें हैं। ये है डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंप्लीमेंट होने का मतलब होता है कि आज से हमने अपने संविधान को लागू कर दिया है। इसी लागू करने के दिन को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे। इसके बाद ये हो गया डेट ऑफ अडॉप्शन। नेहरू जी ने इस डे को सेलिब्रेट किया था एज लॉ डे ऑफ इंडिया। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। इसको एज लॉ डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया था। एनुअली हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते थे एज लॉ डे ऑफ इंडिया। इसके बाद ये सारी चीजें एनफोर्स हुई थी। अब इसमें
विथ टाइम, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको कहा जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है तीन चीजें। अमेंडमेंट का फर्स्ट, अमेंडमेंट का बेसिक इंग्लिश जनरल मीनिंग होता है टू चेंज। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपर लेवल पे देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम में भी हेल्प कर सकता है। आपने किसी भी नई चीज को ऐड किया, आपने किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है आपने किसी चीज को रिमूव कर दिया क्योंकि वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी आपने रिमूव कर दिया। ऐड क्या किया आपने? राइट टू एजुकेशन ऐड कर दिया। या फिर आपने किसी चीज को चेंज कर दिया। तो चेंज आप सिर्फ याद मत रखो, चेंज करने का मतलब होता है ए एग्जिस्ट करता था, हमने उसको ए डैश बना दिया, यानी कि हमने एक एग्जिस्टिंग चीज को चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो इन तीनों चीजों को करने से एकदम लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया हमारा अमेंडमेंट। तो इस तरह से हमने लगातार 1950 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं। तो शायद आप लोग को पता होगा, इंडिया जब आजाद मतलब रिपब्लिक बना उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब हार्डली एक महीने बाद ही हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए थे। नेहरू जी ने खुद ही ले आए थे। अभी संविधान बना, उनको लगा ये सही नहीं बना है, इसमें चेंज करने की कुछ जरूरत है एक पर्टिकुलर पोर्शन को। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उसी वक्त पे ले आया गया था, विद इन 1 मंथ। अब इसके बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, तीनों के नंबर्स चेंज होते रहे। आर्टिकल्स ओरिजिनली थे 395। आज के डेट पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिखेंगे, लेकिन मोस्ट जगहों पे ये फिगर लिखा होता है। नंबर ऑफ पार्ट्स पहले थे 22, आज के डेट पे हैं 25। शेड्यूल्स पहले थे 8, अब हैं 12। तो आपको ये सारे के सारे फिगर को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि हम इसको एज लॉ डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इन द ईयर 2015, ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिसाइड किया इन द ईयर 2015 कि हमको इस दिन को चेंज करना चाहिए और हमको इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। तो आपको अगर पूछा जाएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे को कब सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया, तो आप मार्क करोगे 2015, 26 नवंबर। इस दिन पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली जो मिनिस्ट्री है वो मोदी जी के अंडर में आएगी, मतलब मोदी जी उसके मिनिस्टर नहीं है लेकिन ओवरऑल हेड ऑफ द कंट्री तो मोदी जी है ना। तो मोदी जी ने बोला कि हमको यहाँ से इस चीज को करना चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी तो हमको वैसे भी पसंद नहीं है। और हमारा इससे मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये तो हो गई बेसिक सी बात। देखो ये है पूरा स्टार्टिंग पोर्शन। अब हम लोग आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे कि करंट सिचुएशन में क्या हुआ। सारे अपडेट्स छोटे से अपडेट्स हैं, एकदम तुरंत कवर हो जाएंगे, हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर। सबसे पहला अपडेट है, मोदी जी ने दो चीजों को लॉन्च किया है। फर्स्ट चीज को कहा जाता है न्याय बंधु, BANBHU, एंड दिशा टेली लॉ प्रोग्राम। अब इन दोनों प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन दोनों प्रोग्राम्स का बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको हमको जस्टिस दिलाना है थ्रू लीगल सिस्टम। यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत बार कि वो जस्टिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो कोर्ट्स में नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स को लेके कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि पुराने वक्त में इंडिया में ऐसा होता था कि कोई SC ST पर्सन अगर जा रहा है पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवाने, तो उसकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती थी क्योंकि बेस्ड ऑन हिज कास्ट। तो इस तरह की चीजों को हमको रिमूव करना है फ्रॉम आवर सोसाइटी। आज भी बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे, अलग अलग जगह पे इंडिया में होते हैं जहाँ पे SC ST या गरीब इंसान के साथ को कभी भी जस्टिस नहीं मिलती है, पोस्ट से आकर उड़ा दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं इंडिया के अंदर। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उनको हमको जस्टिस दिलाना है, उनको हमको न्याय दिलाना है। इन दोनों प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो प्रोग्राम है उनको दूसरे प्रोग्राम को कहा जाता है हमारा संविधान हमारा सम्मान। हमारा संविधान हमारा सम्मान सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने का बोलना है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए अपने युवाओं के अंदर और इस देश के लोगों के अंदर।
यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जिन भी चीजों की बात करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने देश के भविष्य को लिखा है, तो उस देश के भविष्य को उन्होंने किस तरह से लिखा है, हमको उस विजन से कनेक्ट कराना चाहिए आज की जनरेशन को, क्योंकि हम लोग उन चीजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो उसको एक बेसिक कनेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए इस सेकेंड चीज को किया गया है। थर्ड, यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि अभी रिसेंटली विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है ऑफ पार्लियामेंट। इसमें एक दिन की छुट्टी दी गई है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, दैट इज 26 नवंबर की। एंड लास्टली एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शायद आपको पता ही होगा, B.R. अम्बेडकर को बोलते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, लेकिन मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को तो पता होगा ही ये चीज। दूसरी चीज, अब लीगल रीजनिंग में आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, जो मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन आपको खुद से पढ़ लेना है। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, सेकंड इज DPSP, एंड थर्ड इज FD। मतलब मैं आपको बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ कि इन तीनों में से एक पैसेज तो आपको फंस ही जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।